नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे। अमित शाह के बंगाल दौरे से अब सियासी लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का पहला दिन था और आज ही ममता के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ ली है और टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो आ चुके हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मिदनापुर में एक जनसभा के दौरान टीएमसी और लेफ्ट के कई नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। खुद अमित शाह ने इन लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। शुभेंदु अधिकारी के अलावा कबीरुल इस्लाम, शीलभद्र दत्ता और टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर अमित शाह के पैर छुए और उनका आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद अमित शाह ने टीएमसी पर एक के बाद एक कई हमले बोले। पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं। ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। अमित शाह यहीं पर नहीं रुकते हैं। अमित शाह ने अपने दौरे में शुरुआत रामकृष्ण मिशन से की और यहां गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शाह मिदनापुर गए और शहीद खुदीराम बोस के परिवार वालों से भी मुलाकात की। खुदीराम बोस को नमन भी किया। वहीं अमित शाह ने शक्ति की पूजा भी की और अपने पहले दिन के दौरे में अमित शाह मां सिद्धेश्वरी मंदिर भी गए और वहां मां काली की पूजा की, अर्चना की। इसके अलावा अमित शाह ने महामाया मंदिर जाकर देवी के दर्शन भी किए और जीत का आशीर्वाद भी लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो मुझे चाहिए, मैं तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में, उन सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा और जो लोग मौजूद हैं उनसे जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए जवाब लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का जब चुनाव है तो इस चुनाव में रक्त चरित्र खास तौर पर देखा जाता है। कई दशक गुजर चुके हैं, बावजूद इसके सियासत बदल जाती है, सियासत के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन रक्त चरित्र नहीं बदलता है। और यह रक्त चरित्र इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी हदों को भी पार कर सकता है, क्योंकि लड़ाई कांटे की है और मंच से ही सही, लेकिन आपको मंच से जो बातें की जा रही है, जो भाषण किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, बीजेपी के हों, टीएमसी के हों या दूसरी राजनीतिक पार्टी के, उनके मायने आप निकाल सकते हैं। तो कई सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं। पहला सवाल, क्या ममता राज में बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया? दूसरा सवाल, क्या टीएमसी में भाई भतीजावाद हावी हो गया है? तीसरा सवाल, बंगाल की रैली में जय श्री राम 2021 में बनेगा काम? क्या यह अपने आप में एक संकेत है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यहां पर आपने देखा होगा कि शुभेंदु ने भी कहा कि मैं बंगाली होने से पहले हिंदुस्तानी हूं, और यह संकेत देने की कोशिश की है, क्योंकि आपको याद होगा खुद यहां पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा था कि ये सब पराये हैं
और यहां पर स्थानीय मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और बाहर के लोग आकर यहां पर माहौल खराब कर रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल की बात यहां पर की थी, बंगाली होने की यहां पर बात की थी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी के दामन पकड़ते हैं तो वो संकेतों ही संकेतों में ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि बंगाली होने से पहले मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, और उसी दिशा में देखिएगा, बात को समझिएगा। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंका टिब्रेबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनुज अत्रे नेता कांग्रेस हमारे साथ होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सुनील चोपड़ा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे, उनसे अब बात करेंगे। और बादल देवनाथ नेता टीएमसी के होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन सबसे पहले प्रियंका टिब्रेबाल से मैं चर्चा करूंगा। प्रियंका जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनावी स्टेज सज चुका है, सितारे उस पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, बीजेपी के हो। आज अमित शाह बीजेपी के जो नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक संकेत भी दे दिया है। संकेत सीधे सीधे यह कह दिया कि आप भ्रष्टाचार की सरकार चला रही हैं, केंद्र से जितनी भी राशि आपको भेजी जा रही है वो पूरे के पूरे टीएमसी कार्यकर्ता खा जा रहे हैं। केंद्र जो खाद्यान्न कोरोना काल में आपको भेजता है वो कार्यकर्ता खा जाते हैं, उनमें बंदरबाट हो जाती है। आप आवास तो बना देते हैं, लेकिन जो 6,000 की राशि दी जाती है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। यानी कि कुल मिलाकर ये शासन नहीं कुशासन है, और जब बीजेपी आएगी तो आपको राम राज्य स्थापित करेगी। ये आज वादा खुद अमित शाह ने बंगाल की जनता को मिदनापुर से दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, जितनी बातें अभी आपने कही है उसमें से एक भी बात जो है वो गलत नहीं है। ये बिल्कुल सच है, और यहाँ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से अब समझ चुकी है कि चाहे वो जितनी भी योजनाएं हो केंद्र की, उन सब योजनाओं को यहाँ रोका गया ताकि लोग जो है उनका लाभ नहीं उठा सके, और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अपने अहंकार में, राजनीतिक अहंकार में ऐसा किया गया। मैं कई ढेरों योजनाओं का नाम यहाँ गिना सकती हूँ, मगर अब सब जानते हैं इस बारे में, तो बोल करके भी कोई फायदा नहीं है। अब ये हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है कि हमें अगर सुशासन लाना है, क्योंकि हम सुशासन में विश्वास रखते हैं, जो कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार नहीं रखती। इसलिए जो लोग भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं या समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज एक सबसे बड़ा इसका सबूत है शुभेंदु अधिकारी का भाजपा में आना, आप देखा। तो जिनकी मंशा रहेगी समाज सेवा और समाज कल्याण की, वह भाजपा के साथ आपको दिखाई देंगे। टीएमसी नेता बादल देवनाथ, ठीक है, टीएमसी नेता बादल देवनाथ मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। बादल साहब, बड़े कई सालों से आपकी सरकार वहां पर मौजूद है, और इतने सालों से सरकार होने के बावजूद क्या आप शासन नहीं दे पाए? क्या आप वहां की जनता के लिए बेहतर संकेत नहीं दे पाए? क्योंकि सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में आपकी सरकार डूबी है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसके साथ साथ अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के 300 लोगों की वहां पर हत्या कर दी जाती है, तो अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि श्वेत पत्र लाया जाएगा। हत्या कब हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को छोड़ा गया, बचाया गया, जवाब तलब तो पूरा करना पड़ेगा। देखिए सर, आपके पास कहां से 300 लोगों का की हत्या का बात आ गया? मुझे तो पता है प्रियंका ये लोग जो चैनल पे कहते हैं पर, मैं भी कहता हूँ के ऊपर दौरा मार दिया गया है। हाल भी एक पार्टी चलाया गया है, आदमी क्या किया गया है भाजपा की तरफ। और मैं ये जो रैली आई, इस रैली में खबर दिया, जानकारी मुझे है 10,000 हुआ, लेकिन ममता बनर्जी का स्वभाव है वो उनका सवाल लाखों लोग इस इलेक्शन का जो फंड है ये देखा। अभी तक मैंने 30 साल में मैंने नहीं देखा इतना पैसा कहां से आ गया। 100 पोस्टर मारने के लिए 5,000 रुपया, लाखों करोड़ों रुपया फंड कहां से आता है? सबको बांटते हैं बंगाल में इलेक्शन के लिए। ये सब तो हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के पास ये डील है, बंगाली है, बंगाल के सारे लोग इस बात के हम लोग के साथ है। यही हम लोगों का परिचय है। यही आपके साथ है। आपके विधायक छोड़कर चले जाते हैं, अमित शाह जब बंगाल में कदम रखते हैं तो वो उनका दामन थाम लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी जिनके बल पर आपने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, शुभेंदु अधिकारी जिनके बल पर आपने बंगाल में एक संकेत देने की कोशिश की, चाहे वो सिंगूर हो या दूसरी चीज, लेकिन वो भी आपका साथ छोड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, बंगाली बाद में, पहले हिंदुस्तानी। बनर्जी का काम है भाई, तुम एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तुमको काम करना होगा।
जो काम नहीं करेगा उसको तो टिकट तो नहीं मिलेगा, और वो जो जिसके पास टिकट नहीं होगा उसको जिला अध्यक्ष से मिल गया, कोई संकेत मिल गया, वो 2 4 5 आदमी एमएलए जा रहा है। और शुभेंदु की बात मैं कह रहा हूँ, शुभेंदु का आज भी मैं सम्मान करता हूँ, वो भी मुझे सम्मान करते हैं। शुभेंदु बार बार कह दिया मीडिया के पास, अंदर से वो बात है, किसी को सबको बताया, जो मुझे डरा रहा है सीबीआई ने, बोल रहा है तुम घर में रहो नहीं तो जेल में जाओ, इसलिए इस कारण में मुझे जाना पड़ेगा भाजपा में। और एक बार नहीं बार बार कह दिया, आज वो उन्हें शुभेंदु ने भाजपा में ज्वाइन कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 3 4 जो एमएलए किया है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल में मैं फिर भी कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जो 34 प्रकल्पों को काम किया है उसमें ज्यादातर 20। अरे आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि देखते जाइए, अभी ममता बनर्जी अकेली खड़ी रह जाएंगी। मेरा सीनियर है, मैं उनके जानता हूं, अमित शाह जो पॉलिटिकल लीडर है वो कुछ भी कह सकते हैं पॉलिटिकल सभा में, इसमें कोई असर नहीं पड़ा, कुछ फायदा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो गया है उसके साथ 2 4 लीडर गया है। मैं देखिए पार्टी आता है, एक आदर्श का बात होता है, हम टीएमसी कर रहे हैं, गांधीवादी है, गांधीवादी के बाद हम लाल झंडा पकड़ लेंगे, गिरवा झंडा पकड़ लेंगे, ये कैसे होता है? जो जाना चाहता है वो मुंशी के लोगोनियों में हो और भाजपा से एमएलए बन के लिए हो, एमपी बन। चलिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, मैं एक बड़ा सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो आरोप बादल लगा रहे हैं वही आरोप कांग्रेस के नेता भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि साहब केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा डराती है, धमकाती है और हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले जाती है, जमा करा देती है। ये कैसा आरोप? इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये डराना धमकाना तो एक जो है इनका एक पॉलिसी चली रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को देश के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उनको ये इससे दर्शाता है कि उनको अपने वर्तमान के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। उनको जो दूसरे दलों से नेताओं को इंपोर्ट करके पैराशूट से लाना पड़ रहा है, उन पर ज्यादा विश्वास है। और ये उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को ये भर भर कर जो है चुनाव में उससे पहले जो है भर भर के कोसते रहे, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, कहीं ना जाने क्या क्या आरोप लगाते रहे। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल करवा लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल पाक साफ हो जाता है इनकी। नहीं, लेकिन अनुज साहब, आप तो जानते हैं ना, भारतीय राजनीति में तमाम प्रपंच तो करने पड़ते हैं ना, माहौल तो बनाना पड़ता है ना। तो माहौल बना दिया कि देखिए आपके 5 विधायक हमारे पास आ गए और इसी के जरिए कुछ और भी कतार में लगे हुए हैं और भी लाइन में लगे हैं। तो माहौल बनाने का खेल है, आप भी बनाइए, रोका किसने? माहौल, इन चीजों से माहौल भारतीय जनता पार्टी बना के खुश हो जाती है कि दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा है। और ये तो तमाम वो लोग हैं। इससे पहले इन्होंने सरकार भी बना लेती है, मध्य प्रदेश में ऐसा ही सरकार बनाई। मैं बताता हूँ इससे, तो ये क्या नैतिकता है? क्या कौन सा नैतिकता का पार्ट जो पार्टी विद द डिफरेंस की भारतीय जनता पार्टी, अटल जी और अडवाणी जी बात करा करते थे, आज क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है? तो ये बताएं कि अब हमारा जो है पार्टी विद द डिफरेंस का जो परिभाषा इन्होंने बदल दी है। हम लोग उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे, जैसे मुकुल राय जैसे लोगों को, जिनके ऊपर सादा चिटफंड का जो है हजारों करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा था, और यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने शिकायत करी। प्रियंका जी, बड़ा आरोप लग रहा है, बिल्कुल बड़ा आरोप लग रहा है, क्योंकि पहले मुकुल राय पर आरोप लगाते हैं। तमाम ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं जब आप चुनाव में नहीं होते, सत्ता में नहीं होते। उसके बाद उन्हीं लोगों को आप अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं, मंच पर खड़ा कर देते हैं, टिकट भी दे देते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं। जैसे ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी हम चलाते हैं, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ। ये कहते हैं सीबीआई भी हम चला रहे हैं, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी हम चला रहे हैं जब राम मंदिर का फैसला आ जाता है तो। लेकिन जब ये सरकार में थे तब ये कुछ भी नहीं चलाते थे, ऐसा इनका कहना है। तो बाकी एजेंसीज पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, पहले तो उसको सिद्ध करें। अच्छा, दूसरी बात, मुकुल रॉय पर जो केस चल रहे हैं, ईडी उसकी इंक्वायरी कर रही है। ईडी हम नहीं चलाते, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं चलाते, हाई कोर्ट हम नहीं चलाते। तीसरी बात, अभी ये खुद कह रहे हैं कि लोगों को डरा करके, हम एजेंसीज का डर दिखा करके ले लेते हैं। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब इन्हीं की पार्टी के लोग इनको आकर के ये कहते हैं कि हमें डराया जा रहा है, तो क्या ये पूछते नहीं है तुमको डराया क्यों जा रहा है? भय प्रीत नहीं होती? अगर तुम चोर नहीं हो तो क्यों डर रहे हो? नहीं, डराने के साथ साथ वो बीजेपी में शामिल होने की बात भी कर रहे हैं। पहले आप डराते हैं, फिर शामिल कर लेते हैं। आरोप लगा रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी पर कौन आरोप लगा रहा है? यही बादल नाथ, जिनकी पार्टी में कल तक शुभेंदु अधिकारी थे और ये इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे। ये इस्तीफा
मंजूर नहीं कर रहे थे, तो कल तक वो भगवान से आज जो है वो देवता की श्रेणी से नीचे गिर गए। बड़ा सवाल है कि कल तक वो भगवान थे और कब तक आप मनाने की कोशिश कर रहे थे। टीएमसी के तमाम नेता इस बयान दे रहे थे कि शुभेंदु मान जाएंगे, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, हर घर के बर्तन बचते हैं, लेकिन ये घर की बात है, घर में रहेगी, आप बेफिक्र रखिए। लेकिन आज जब अमित शाह बंगाल में पहुंचते तो उनके साथ मंच पर खड़ा दिखाई देते हैं। सुनील चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता था, आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को जान लिया, उनकी बातों को भी समझ लिया, अब बंगाल को कैसे देखते हैं, बंगाल की इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, बंगाल के इस मंच को कैसे देखते हैं जो आज अमित शाह ने संकेत देने की कोशिश की, और आने वाला समय बंगाल को लेकर क्या कहता है? मुख्य चीज ये है कि बंगाल की जनता ने देश की आजादी की लड़ाई में और संघर्षों में बहुत लंबे अरसे को इस्तेमाल किया है। तो मेरा ये कहना है, आमतौर पे डेमोक्रेसी में जनता मालिक है। जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। और ये जनता के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये कबूतर खरीद रहे हैं जो छज्जे से छज्जे में जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, कबूतर खरीदो या ना खरीदो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जनता मालिक है, वो तय करेगी अगला इलेक्शन क्या होगा। एक दूसरी चीज है, मैंने नोट किया है कि बंगाल में या कहीं भी पूरे भारत में अगर आप लोगों की हत्याएं करेंगे बहुत ज्यादा, अगर आप इस तरह के रायट्स करेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। आपको याद होगा कि जब बंगाल में बीजेपी का पहला हिंदू महासभा के रूप हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे जी। और कलकत्ते में हम गए थे उस वक्त, तो हमने नोट किया था कि हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाते हुए 24 घंटे लगे थे। महात्मा गांधी फिर नोआखाली गए। तो आप ये समझ लो कि उसके बाद बीजेपी का नाम निशान मिट गया था बंगाल से जी। उसके बाद हमने नोट किया कि जब नक्सलाइट आए कितना हंगामा हुआ था नक्सलवाद का। जी, जी। लेकिन जब चारू मजुमदार ने व्यक्तिगत हत्याएं शुरू कर दी, उसके बाद वो वाइप आउट हो गए। जब धर्मवीरा आए और बंगाल के जो पहले गवर्नर थे धवन, वो रिजाइन करके चले गए। और जब वो आए तो हमने नोट किया उसके बाद कांग्रेस भी चली गई। तो हमारा ये कहना है, वायलेंस डज नॉट पे लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स। ये बड़ा सवाल है कि और खून ये खराबा लोगों के लिए भी बर्दाश्त अच्छा नहीं करती है जनता, और बंगाल की जो सियासत है उस सियासत में रक्त चरित्र चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बादल साहब, एक आरोप तो लगाया मंच से, माने नहीं माने, अमित शाह कहते हैं कि हमारे 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। कई कार्यकर्ताओं के उन्होंने नाम भी गिनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप हत्या कीजिए, और इससे बीजेपी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, अमित शाह डरने वाला नहीं है। जितना आप वॉयलेंस करेंगे, जितना आप बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र फैलाएंगे, उतना बीजेपी का कार्यकर्ता जोर से आपको जवाब देगा। ऐसा क्यों है बादल साहब कि ममता सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं? ये रक्त चरित्र से शब्द ना, ये पहले आप वापस कर लीजिए। ये शब्द जितने बार आप बोलेंगे पूरा देश में हिंसा जाएगा। नहीं, क्यों बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल का जो इतिहास है, वो यही कहता रहा है। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील जी हैं, वो खुद इस बात को कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी सियासत, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है जिसने बंगाल की राजनीति में रक्त पर राजनीति ना की हो। साथ बहुत बार डिबेट मैंने किया। सुनील जी कम्युनिस्ट लेफ्ट धारा को रखते हैं और मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो लेफ्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट की सरकारों में भी यही हुआ। लेफ्ट में सरकार में 26,000 लोगों को टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था 34 सालों में पश्चिम बंगाल में। और उसमें उस समय भाजपा के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी मार दिया गया था और कांग्रेस के भी मार दिया गया था लेफ्ट शासन में। मैं ये अभी भी हो रहा है, लेकिन भाजपा से ज्यादा टीएमसी को भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन भाजपा से ज्यादा अगर टीएमसी का हो रहा है तो कौन मार रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को?
भाजपा लोगों ने मार रहा है, बीजेपी मार रही है, बीजेपी मार रहा है। और प्रियंका जी आप भी वही खून खराबा कर रहे हैं क्या? आप भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं क्या? एवरीडे कर रहा है, एवरीडे कर रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है और कुछ चैनल है जो भाजपा के भाषण देता है, भाजपा का टोटल पब्लिसिटी भाजपा का करता है, कुछ नफरत चैनल। लेकिन बंगाल में तो नहीं होता है। बंगाल में जितना चैनल है वो भाजपा सबका सब डिबेट में सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष नहीं लेता है नेशनल में जैसे होता है। लेकिन नेशनल में आप लोग ज्यादा भाजपा को देखते हैं, लेकिन टीएमसी का जब एक कार्यकर्ता आता हो जाता है, बादल साहब मंच आपको भी दिया है। अगर मंच प्रियंका जी को है तो मंच आपको भी है। बताइए टीएमसी के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? बताइए कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के किन किन कार्यकर्ताओं को मारा है? बताइए, हम आपको मंच दे रहे हैं। 100 के ऊपर मार दिया गया है, 100 के ऊपर। शांतिपुर में मारा, उत्तर दिनाजपुर में मारा, मालदा में मारा, उत्तर 24 परगना मारा, बनगांव में मारा, हावड़ा में मार दिया गया, हावड़ा में मारा 100 के ऊपर। खड़गपुर में जहां पर दिलीप वहां पर भी मार दिया गया। मैं नेशनल टेलीविजन पर हूँ, आप बोलिए 1 घंटे के अंदर टोटल लिस्ट आपको चैनल में मैं भेज दूंगा। बादल साहब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या की। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, कितने बीजेपी के नेताओं को आपने सलाखों के पीछे भेजा है? मुकुल राय कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? वो क्या करता है? आप लोग जानते। और इन लोगों को लेके आप लोग झंडा दे रहे हैं। इन लोगों का आप जानते हैं इन लोग कौन है? और वही आप लोग पता है भाग मुकुल मदन भाग। क्यों सिद्धार्थ सिंह यूपी का आज गांव में ना जाए? नहीं बताया भाग मुकुल भाग नहीं बताया। आज उसको लेकर उसका ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। ये आडवाणी वाजपेयी का पार्टी है, ये आडवाणी वाजपेयी का पार्टी है, नहीं है। ये मोदी और अमित शाह का है। उसका जो नाम बताइए किसकी हत्या हुई है? इनके पास नाम नहीं है क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। वो आज तक नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? लटका दिया बादल साहब मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने भी, चूंकि अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। प्रियंका जी एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा। बादल साहब, मंच से पार्टी के नेता अमित शाह ने यह आरोप लगाया है कि 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हम श्वेत पत्र सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए। अरे महाराज पूरी बात सुन लीजिए, पूरे बादल साहब सुन तो लीजिए, बादल साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। उन्होंने ये आरोप लगाया, ये सिद्ध नहीं हुआ, ये सिद्ध नहीं हुआ बादल साहब। उन्होंने ये आरोप लगाया 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। श्वेत पत्र लाया जाएगा, पूरा जवाब लिया जाएगा कि किसकी हत्या हुई, किसने की, कौन कौन कहां है, किसके खिलाफ खार हुई। मैं ये बोलने वाला हूं कि बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है ना। अगर 100 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है तो उन हत्याओं के जवाब में कितने लोगों को सरकार ने जेल भेजा, कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा? मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं। आपको नहीं, यही बात नहीं, और कोई बात नहीं, इसी पे चर्चा करते हैं। आपने कहा कि मैं मंच नहीं दिया, मैं आपको मंच देता हूं, बताइए। मैं आपको मंच दे रहा हूं, बोलिए। इनसे पूछिए ज्यादा होता है यूपी में, प्रियंका जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी वो बोल रहे, एक बार जवाब ले लेते। कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, सलाखों के पीछे भेजा, कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने गुनाहगार माना है? जवाब दे दीजिए बादल साहब। और सुन लीजिए, मेरे ऊपर जब लेफ्ट था, मेरे ऊपर 29 मामला थे। मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल मैं लेफ्ट की बात, मैं लेफ्ट सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी 100 बीजेपी के लोगों ने भी 100 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कौन कौन कार्यकर्ता हुआ? झूठ कार्यकर्ता हत्या हुआ भाजपा का। क्यों झूठ बोल रहा अमित शाह जी? उनको लीज देने के लिए भाई आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह को अनुरोध करो। आप अनुज जी आप भी बता दीजिए। अमित शाह कहते हैं 300 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और बादल साहब कहते हैं कि 100 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी बता दीजिए कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और किसने की हत्या हुई? कितने बड़े झूठे हैं आप? मैं आपको 150 नाम गिनाती हूँ आपको। सुनिए, मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुनिए, इनका बोलना अगर बंद हो गया तो मेरी बात सुनिए। मैं बताती हूँ, हाईकोर्ट ने इन लोगों ने पेड़ से मार करके एक 18-19 साल के लड़के त्रिलोचन महतो को लटका दिया पुरुलिया में। मैंने मामला फाइल किया, वो मामला आज भी पेंडिंग है, क्योंकि ये लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसकी टी शर्ट पर लिखा था कि बीजेपी करने की सजा मिल रही है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें पेड़ से झुला के मारा जा रहा है। दुलाल कुमार को लैंप पोस्ट झुला करके मार दिया गया, उसके लिए भी सीबीआई नहीं मिली, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने ही तो मारा है। और सबसे बड़ी बात, मनीष शुक्ला का खून किया गया पुलिस स्टेशन के सामने 18 गोलियां मार करके, लेकिन उसके लिए भी सीबीआई नहीं देना चाह रही सरकार, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे। झूठा कौन, मैं या ये? पूछिए इनसे, नाम दे, नहीं दे पाए, झूठे लोग हैं ये। बादल साहब नाम दे दो। मैं आपको प्रियंका जी बता दीजिए, नीतीश प्रामाणिक जो सांसद है उनका बिजनेस क्या है? मुकुल राय कौन सा बिजनेस करता है? कहाँ से आता है खाना पीना? कहाँ से आता है? देखिए ना, शिवेंदु को खाना पीना कहाँ से आता है? शंकुदेव पांडे को खाना पीना कहाँ से आता है? क्यों नहीं कराई? क्या बिजनेस करता है? दिलीप घोष क्या बिजनेस करता है? दिलीप घोष के पास खाना पीना कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? बता दीजिए, बता दीजिए, इन्होंने बिजनेस क्या है बताइए? खाना पीना कहाँ से आता है? घर का खर्चा कहाँ से आता है? बता दीजिए, बता दीजिए, जनता लेगी। झूठ कौन है? बता दीजिए, बता दीजिए, झूठ कौन है? खाना पीना मुकुल राय को कहाँ से आता है? कौन सा बिजनेस करता है मुकुल राय? कौन सा किसी के घर की बात को बुझा देना क्या होता है? किसी बच्चों को बना देना क्या होता है? अरे बूंद का हिसाब जनता लेगी आपसे, आपके कर्मों हिसाब लेगी। ठीक है, समझ गए। अनुज जी आप बता दीजिए कितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और किसने की है? तो ये चीज स्पष्ट हो गई है आपके चैनल के डिबेट में जी जी कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इन दोनों ने बंगाल की संस्कृति को ध्वस्त करके और उसको हिंसक प्रदेश बना दिया है केवल चुनाव जीतने के और चुनाव लड़ने के, उसमें एक हिंसा का माहौल जो वहां बनाया है, वही इनके जो दोनों नेता यहाँ बैठ करके शब्दों की हिंसा फैला रहे हैं। ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंसक प्रवृत्ति की इनकी पार्टी है और वही हिंसा इन्होंने बंगाल में फैला रखी है, बजाय उस चीज की परवाह करते हुए कि कितने लोग निर्दोष कार्यकर्ताओं की जाने जा रही है। लेकिन इनको सत्ता की मलाई मिलनी चाहिए, जाने जाती है जाए। आज कंपटीशन चल रहा है, होड़ चल रहा है कि हमारे 300 मर गए, हमारे 100 ही मरे हैं। देखिए ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें फक्र है कि हमारे कार्यकर्ता ना किसी के साथ हिंसा पे उतारू होते हैं, ना हम हिंसा के शिकार होते हैं। हम लोग चाहते हैं जो बंगाल की संस्कृति है, जो बंगाल एक हमारा जो एक देश की जो शान है, जो अमन चैन और प्रेम की जो बंगाल की पुरानी प्रथा रही है, हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं। आज चुनाव का एजेंडा और चुनाव का नैरेटिव क्या चल रहा है? ये तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने चुनाव का एक नैरेटिव हाईजैक करके केवल और केवल हिंसा और क्रिमिनल वायलेंस पर उसके इर्द गिर्द घुमा रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बात करती है विकास की। आज बंगाल के विकास की ये दोनों सत्ताधारी दल बता दें कि इन्होंने 10 साल में ऐसा कैसा विकास कर रहे हैं अनुज साहब? ऐसा कैसा विकास कर रहे हैं कि आपकी पार्टी दिन ब दिन पीछे चली जा रही है? ऐसा कैसा भरोसा दिला रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी पीछे जाना आगे जाना ये जनता के हाथ में। हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपको वोट नहीं पड़ रहे हैं और आप अगर सीटें नहीं जीत रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी से भटक जाएंगे। हम लोग अपनी आइडियोलॉजी से नहीं भटकेंगे, चाहे हमें कितने चुनाव हारने पड़े या कितने ही चुनाव जीत जाए। आप अपनी आइडियोलॉजी पे ही चुनाव लड़ेंगे। बंगाल का चुनाव और कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे ही लड़ेगी, चाहे कितनी भी तस्वीरें दिखाई दें। को लेकर कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों तकरार बढ़ती जा रही है? बात बिजली की नहीं हो रही है, बात सड़क की नहीं हो रही, बात पानी की नहीं हो रही, बात रोजगार की नहीं हो रही, बात किसान की नहीं हो रही है, बात इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि आखिर इस देश के कोरोना काल में किस तरीके से हमारा अर्थतंत्र डगमगा गया है। लेकिन बात हो रही है कार्यकर्ताओं की कि तेरे कार्यकर्ता कितने मरे और मेरे कार्यकर्ता कितने मरे, जरा मुझे तो सत्ता में आने दे, पूरा हिसाब किताब बराबर करूंगा ब्याज के साथ। सुनील जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और भी राज्यों में चुनाव होते हैं, और भी राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर भी बातें कुछ इसी तरह की होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ चर्चा यह भी होती है कि जनाब युवाओं को कितना रोजगार मिला, जनाब किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, बिजली कैसी है, सड़क कैसी है, पानी कैसी है, रोजगार कैसा है, तमाम सारे मुद्दे। लेकिन यहां पर तो इसकी चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा हुई है।
अगर आप पिछले हफ्ते को देखिए, किसानों का कितना बड़ा बंगाल में हुजूम निकला है। जी, वो आज की जो मीटिंग है उससे कोई 10 गुना ज्यादा था। लेकिन वो पॉलिटिकल तो नहीं था, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी पार्टियां खेल खेल रही हैं, क्योंकि उनका वजूद खत्म हो रहा है। खेल तो बीजेपी खेल रही है जी। 21 आदमी मरवा दिए। क्या केंद्रीय सरकार है जिसने 21 हिंदुस्तानियों की मौत कराई है? जी। और वो हिंदुस्तानी जो देश को खाना दे रहे हैं, तो ये पेमेंट करेंगे उसकी, आप देख लेना चुनाव में, मुआवजा देंगे, क्योंकि लोग इनको वोट नहीं देंगे इस काम के लिए। प्रियंका जी, मन से कुछ भी चाह सकते हैं, उनकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, मगर उनकी मनोकामना से जनता जो है वो काम नहीं करती। और ये बात जनता ने कितनी बार समझा दी, मगर फिर भी ये समझते नहीं है। हाल फिलहाल के जो वोट्स हुए, पंचायत के वोट्स देख लीजिए या केरला का वोट ही देख लीजिए, आप किसी छोटे से छोटे चुनाव को देख लीजिए या किसी बड़े राज्य का वोट देख लीजिए, जनता हमारे साथ है क्योंकि वह डेवलपमेंट समझती है। मगर अब क्या है कि देखिए, सुनील चोपड़ा जी की अपनी मन की बात है, वो अपनी मन की बात रखते हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग है, इसलिए मैं उनकी बात मन की काटूंगी नहीं, जो आपकी सोचना अपनी मन चाहे की बात सोचे। है। दूसरी बात यह है कि दूसरी मन की, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि अभी अनुज जी कुछ कह रहे थे कि देखिए ऐसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में आप रहते तो हैं, पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, कितनी बार आपने आवाज उठाई यहाँ पे जो हिंसा हो रही है उसके लिए? कांग्रेस का क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा? अरे थोड़े बहुत एक आध आपके एमपी तो है ही यहाँ, कुछ तो अस्तित्व है ही, लेकिन उन्होंने तो कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आप बैठ करके तमाशा देखते हैं, वो भी दूरबीन पहन करके। आपको कोई मतलब नहीं कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। भाई हम तो रोएंगे, हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो या ना हो। हमें आपका, सीपीआईएम का किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब बंगाल के लोगों के साथ हम खड़े हैं और बंगाल की जनता भी ये जानती है कि जैसा धोखा सीपीएम ने दिया, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे देश का धोखा उन्होंने देखा है, इसलिए इन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये खत्म होते जा रहे हैं, आप तो बचे ही नहीं है। गिनती की जो गोलियों सुनील जी, वो भी आप तो कहीं है ही नहीं है, आप तो दिखा ही नहीं दे रहे। और कितनी बार बंगाल की अस्मिता के लिए आपने आवाज उठाई, कितनी बार बंगाल की अस्मिता के लिए आपने लड़ाई लड़ी। दुनिया की पहली मार्क्सिस्ट सरकार, दुनिया की पहली मार्क्सिस्ट चुनी हुई सरकार केरला में थी, आज भी केरला में हमारी सरकार है। ये तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हिंदू महासभा के पेट में बैठे हुए थे। नहीं तो देश की संसद भी तो है ना सुनील जी, कितने लोग हैं देश की संसद में, कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको पता है इनकी औकात क्या है, हमको भी पता है इनकी औकात क्या है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा था अगली बार ट्रंप सरकार आ गई। ये इंडिया की बात नहीं करेंगे, ये आपकी पार्टी क्या अमेरिका में इनको है? अपने चरित्र पे देखना चाहिए, दूसरों को मत कहें। क्या अमेरिका में है सुनील चोपड़ा साहब? आप तो हिंदुस्तान कहने के लिए अब बचने की नहीं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मालूम है जनता मालिक है, और मुझे मालूम है कि जो लोग को लगता है कि शांति देगा उसको चुनेंगे। एक जन जब आप और देख लेना चुनाव में क्या होगा। बादल साहब बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, जब आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, जब हिंदुस्तान पर हम जवाब देते हैं तो ये अमेरिका की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ कोई जवाब ही नहीं है। देखिए पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री बादल साहब एक चीज तो है, बादल साहब एक बात तो है, अगली बार ट्रंप सरकार, प्रियंका जी, उससे ही पता चलता है दुनिया के बारे में कितना जानता है। प्रियंका जी, बादल साहब एक बात तो है, अमित शाह की ये 45 दिन में दूसरी यात्रा थी पश्चिम बंगाल की, और अमित शाह की जो यात्रा है, उन्होंने कहा कि टीएमसी जितने अत्याचार करेगी, बीजेपी का कार्यकर्ता उतना ही उत्साहित होकर, उतना ही आक्रोशित होकर जवाब देगा। और प्रियंका जी जिस तरीके से बात कर रही हैं, असर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 10 सेकंड में एक डेवलपमेंट के बारे में, आपने डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे, आप अभी बता रहे थे जी। देखिए बीजेपी एक शब्द ममता बनर्जी 34 प्रकल्प के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 के ऊपर सर्टिफिकेट दिया, बंगाल में ममता बनर्जी अच्छा काम किया है। बीजेपी एक शब्द नहीं कह रहे कि ममता बनर्जी काम नहीं किया है, उनको लॉ एंड ऑर्डर को लेके ही बात कर रहा है। मैंने तो कितनी बार नहीं, बीजेपी कह रही है कि काम किया है। क्यों? मैं अनुज जी,
अनुज जी, बीजेपी तो कह रही है काम किया, काम हुआ है भ्रष्टाचार में, काम हुआ है कोविड काल में जो खाद्यान्न भेजा गया, अनाज भेजा गया उसमें, काम हुआ है जो तूफान आया था उसमें जो राहत राशि जो पैसा भेजा गया था वो खत्म हो गया, काम हुआ है कि हर योजना में, केंद्र सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए पैसा रोका गया। अनुज जी, ये मैं सब सीएम से ममता बनर्जी अच्छा काम किया। इस तरह का ये जो फर्जीवाड़े वाला काम न केवल तृणमूल कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों ने मिलकर के किया है। हाँ, अगर उन्होंने वहां से पैसा भेजा है और उन्होंने नहीं बांटा है, लेकिन केंद्र के खाते के सरकार से चला गया है और जनता तक नहीं पहुंचा है, तो ये तो दोनों को जवाब देना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों नहीं कोरोना काल में जनता को वहां पर मदद गई, आखिर क्यों नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है वही अपना हिसाब किताब दे दे कि बंगाल में उन्होंने कितना विकास किया। हम तो कहते हैं कि 10 साल में तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल फेल है, ममता दीदी की सरकार बंगाल में फेल रही, विकास देने में फेल रही, कम्युनिज्म बढ़ाने में वो कामयाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताएं कि उन्होंने कौन सा विकास का काम किया है, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने उद्योगों, देखिए बीच में ना बोलिए, एक बार जवाब ले प्रियंका जी अनुज जी की बात सुन लेते फिर मैं आपके पास आऊंगा। बताएं अनुज जी, बताएं अनुज जी। सरकार की बता दीजिए कि इन 6 सालों में आपकी मोदी जी की सरकार ने बंगाल में क्या दिया है, कितने उद्योग आपने लगा दिए वहां पर, कितने बेरोजगारों को जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था 6 साल में लगभग 12-13 करोड़ हो गई होंगी, तो उसमें से बंगाल के युवाओं को कितने रोजगार मिला है, कितने आपने नए कारोबार लगाए हैं, कितने किसानों की, बंगाल की किसानों की जो आपने आय दुगनी करने की बात करी थी, तो क्या वहां के लोगों को जो उतनी न्यूनतम समर्थन मिल रहा है, जो न्यूनतम उनको जो लागत मिल रही है, क्या वो मिल रही है? आय दुगनी की 2022 का टारगेट था, 1 साल रह गया। आप ये बता दें कि आपने प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, बंगाल सरकार तो फेल है, उन्होंने ना सड़क बनाई, ना पुल बनाया, ना कुछ किया, ना गांव में विकास किया, लेकिन आपकी भी तो योजना है केंद्र सरकार की, आपकी भी तो सड़क योजना है, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं हाईवे। बताएं जरा बंगाल में कितने किलोमीटर आपने हाईवे बना दिए हैं, कितने गांव में अपने प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना से कितनी सड़कें बना दी, उनको कनेक्ट कर दिया है, कितने लोगों को आपने जो है, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप बताएं कि आपने सुरक्षा के लिए वहां क्या काम किया है, क्यों केवल और केवल ठीक रहा इसका तृणमूल कांग्रेस में फोड़ा जाए? आप बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र में प्रियंका जी आपकी सरकार है। और अगर अनुज जी ये सवाल उठा रहे हैं कि चलिए हमको जनता ने बाहर कर दिया सरकार से क्योंकि हम नहीं कर पाए, तो फिलहाल तो केंद्र की सत्ता में आप हैं और मुझे लगता है कि एक टर्म पूरा हो चुका, दूसरा चल रहा है और ममता बनर्जी दूसरा टर्म पूरा करने जा रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूं पहले मेरा बात प्रियंका जी से, कौन सी बड़ी योजना, मुझे लगता है टिप्स पे होगा, जैसे अपने कार्यकर्ताओं के नाम गिनाए, अमित शाह जी ने बताया कि कितने कार्यकर्ता माने रहे, तो टिप्स पे नाम होगा, बड़ी योजना केंद्र के द्वारा कितने किलोमीटर आए बता दीजिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए पूरी सामने। देखिए यहाँ पर जो है आवास योजना जो थी वो केंद्र ने जो पश्चिम बंगाल के लिए की है, कितने लोगों को हमने घर दिया। लेकिन मैं एक बात राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल समझ के लिए बता दूं कि अनुज जी की थोड़ी कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए केंद्र का पैसा जो है वो राज्य सरकार के साथ, आपकी बात सुन रही थी मैं, मेरा जवाब सुन लीजिए अनुज जी, सब्र रखिए। तो क्या होता है कि फेडरलिज्म में केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर के किसी भी स्कीम को किसी भी राज्य में इंप्लीमेंट कर पाती है, उसमें राज्य सरकार का कुछ प्रतिशत योगदान होता है। मगर किसी भी स्कीम को पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहाँ इंप्लीमेंट होने नहीं दिया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, स्वच्छ भारत हो, चाहे वो टॉयलेट्स बनाने की योजना हो। ऐसा क्यों किया बादल साहब आपने? रुपए पहुंचाने की योजना हो। केंद्र करना चाहती थी लेकिन आपने उस विकास को रोका, केंद्र पैसा देना चाहती थी लेकिन आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए चीजों को गतिरोध पैदा किया। मैं प्रियंका जी का जवाब क्या दूं बताइए। मैं बोल रहा हूं कि 20 के ऊपर प्रकल्प के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट, मोदी सरकार ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दे दिया, पार्लियामेंट में कहा सर्टिफिकेट दिया, ममता बनर्जी सड़क के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, आज बंगाल में बिजली में करेंट नहीं जाता है, बंगाल में नौकरी के ऊपर हर जगह में ममता बनर्जी काम किया, सब पंचायत में, पौरसभा में, कॉर्पोरेशन में काम किया, सब जानते हैं। सर्टिफिकेट इन लोग दे रहा है और ये प्रियंका जी यहाँ बोल रहा है ममता बनर्जी कुछ नहीं कहा। अमित शाह, मोदी जी खुद कहते हैं ममता बनर्जी अच्छा काम किया, उन्होंने एक बार नहीं किया, ममता बनर्जी काम नहीं किया। और डेवलपमेंट में इतना अच्छा हुआ बंगाल में जितना 700 है। देखिए हमारा अभी प्रचार चला दुआरे सरकार, जो जितना प्रकल्प जहां से घर घर पहुंच जा रहा है, करोड़ काल से काल के काल तक 2 करोड़ के ऊपर लोग फॉर्म फिलअप किया,
क्या चाहिए आपको सरकार से? सुनील जी, क्या सब करें? कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल सुनील रहा है। जी, क्या करें? लेकिन केंद्र प्रियंका करना जी चाहता है, जूनियर टीएमसी करने नहीं देना चाहती। जूनियर टीएमसी कहती है कि हमने तो प्रियंका जी किया, जूनियर केंद्र की सरकार ने तारीफ की। जानकारी नहीं है, फिर आप सिर्फ जाइएगा डिबेट सुनील करने जी, के लिए बैठते हैं, प्लीज, 2 मिनट ये में अच्छा अपनी बात नहीं खत्म है। कर दूंगी। 1 सर, ये मिनट का अच्छा समय नहीं। दीजिए प्रियंका मुझे। जी थोड़ा देखिए, उम्र ज्यादा होने एक दीजिए मिनट, और जानकारी ज्यादा लीजिए और ऐसे मत बोलिए। जो डिबेट करने के लिए ऐसे मत बोलिए। आप जूनियर है, बहुत जूनियर है, आप बहुत जूनियर है और झूठ मत बोलिए। ऐसा चैनल बैठे एक महिला होके आप बार बार झूठ कहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आप एक महिला है, घर के गृहिणी है, आपको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप झूठ मत बोलिए। सुनील जी, और केंद्र एक ने महिला पैसा दिया, महिला केंद्र के काम ऊपर करना आरोप चाह रहा है, लगाया लेकिन आपको टीएमसी ने अच्छा करने नहीं लगता दिया। है। टीएमसी अच्छा कहती है हमने तो बहुत लगता है। काम किया, जूनियर है आप, केंद्र ने बहुत तारीफ की। जूनियर है। सुनील जी, क्या कहेंगे? जूनियर होके आपको जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बताइए। सुनिए ना, चिल्लाइए मत। जूनियर है सच और बोलिए, एक महिला बोलिए, होके सच आप बोलिए, एक सच महिला सुनील होके जी। कहते हैं, चिल्लाइए मत। आपको शर्म नहीं लगता है? पैर नहीं शर्म नहीं होते। लगता है? अरे, हाँ, शर्म नहीं लगता है? सुनील जी, इस विधानसभा चुनाव में चिल्ला चिल्ली होगी। मैं तो अगर आप कहता ऐसे ही हूं चुप बैठे रहे तो गाड़ी निकल जाएगी। मैं तो कहूंगा डेवलपमेंट के लिए लगाने नहीं दे रहे। मैं तो कहूंगा जिसने जीएसटी तक का पैसा नहीं दिया वो दूसरा पैसा क्या देगा? जीएसटी का बोलिए, पैसा नहीं आपकी दिया। बात इसीलिए मैं चुप हो गई। बोलिए, आप कुछ वो तो बोलिए। GST का जीएसटी पैसा नहीं तक दिया का नहीं प्रियंका जी दिया आपने। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जीएसटी का कंपनसेशन पैसा नहीं दिया। किसी भी स्टेट को नहीं दिया। नहीं, 42,000 करोड़ की एक किस्त दी है अभी। इनका तो ये तो बैंक खाली करवा दिए अंबानी अंडानी को पैसा दे दे के। 42,000 करोड़ की एक किस्त राज्यों को जारी की गई है। 34 से 38 साल आपने पश्चिम बंगाल की क्या हालत बना दी। अरे दिल्ली में क्या हो रहा है? हम तो इतनी योजनाएं अरे मत बताइए, आप जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। क्या लाए थे? अब आप भाग रही हैं, सच नहीं बोल रही, भाग रही हैं, झूठ बोल के भाग रही हैं, झूठ बोल के भाग रही हैं, आप लोग क्या किया है? भोग रहे हैं। झूठ बोल के भाग रही हैं। साफ कर दिया, मैडम लुप्त कर प्रियंका दिया। जी झूठ मत बोलिए। झूठ बोल के भाग रही हैं। इस तरह के लोग हैं ये। सुनील जी, कुछ झूठ सच समझ में आया? आपको जवाब मिल पाया? 5 लाख किसान आत्महत्या किया है, कुछ पता है? जानकारी है? मैं TMC कुछ जानते छोड़ता नहीं हूं, मैं है। दिल्ली TMC में किसान छोड़ता हूं। आंदोलन हो कल रहा रात को है, वापस आप लोग आ गए। कुछ नहीं कर पा रहे ठीक है। हैं। अनुज जी, झूठ सच समझ में आया? जवाब मिल पाया? ममता बनर्जी प्रियंका जी, करोड़ों आप रुपए लोगों को अच्छा लगता है, दिए हैं, लेकिन आसनसोल को सच नहीं बोलिए, दे रही। सच अरे बोलिए। हमने किसानों को धोखा दे। होड़ चल रही है और जी, मेरी कमीज तेरी कमीज से मैली कैसे? वो जो एक जो झूठ बोलने की जो एक होड़ चल पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में, वो आपके दर्शक भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। जी, लेकिन जी। जवाब नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की। हमारी जो ये एक नेता बैठी हुई है जो अपने आप को वरिष्ठ, अपने स्वयंभू अपने आप को वरिष्ठ बताती हैं और बहुत जानकार बताती हैं। मुझे इतना नहीं बताया गया कि जो नेशनल हाईवेज बनने हैं उस पर राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं। आपने नेशनल हाईवेज में गडकरी जी जो आपकी उपलब्धियां बताते हैं उसे बताइए ना, राज्य सरकार की कहाँ रोक है? आप टोल बढ़ाने में तो आप बहुत कामयाब हुए कि जगह जगह टोल के बैरिकेड्स लगा दिए, लोगों से पैसा वसूलने में आप कामयाब हो गए, लेकिन आप वो नहीं बताते। आप ये वैसे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चा नहीं है तो आपने पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है। आपको कुछ पता ही नहीं है कितने नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल के आसपास बन चुके हैं। तो बता, हमें नहीं मालूम, हम चाहते हैं आप बता दीजिए, हमें तो दिखाई नहीं देते हैं। अरे आप ही बता दीजिए ना, आपके पास जानकारी है, हमें दिखाई नहीं देते, बंगाल की जनता को दिखाई नहीं देते। आप बता दीजिए कौन से जिले में, कौन से ब्लॉक में, कहां पर आपने कितने किलोमीटर आपने हाईवेज बनाए, आप जानकारी दे दीजिए, हमें पता चल जाएगा। आपने कितने इंडस्ट्रीज, आपकी सरकार ने जो हमारे समय में इंडस्ट्री 56,000 उद्योग बंद हो चुके हैं। आपकी प्रियंका जी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 56,000 इंडस्ट्रीज बड़ी और छोटी जो है आपकी और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की देन की वजह से बंद हो चुकी है। तो आप बता दीजिए इन 6 सालों में, 6.5 सालों में आपने कोई उद्योग लगाया है क्या? वहां पर कोई आपने इंडस्ट्री लगाने का कोई काम किया है? आप बंगाल में वोट मांगने तो पहुंच गए, हिंदू मुसलमानों का नारा देकर के, हिंदू मुसलमानों के नाम पे डरा धमका के आप वोट मांगने जा रहे हैं। अरे कुछ तो बोलते हैं। देश के गृह मंत्री गए हैं, जाके बताते देखिए हमने आपके इतने उद्योग लगा दिए, आपको इतना रोजगार मिलता है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने हॉस्पिटल बना दिए, हम वहाँ पर इतने गरीबों को इलाज हो रहा है। तो कुछ तो आप बनाना चाहिए था आपको। आप कुछ बताते कि आपने सेंट्रल स्कूल बना दिए, नवोदय स्कूल बना दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज बना दी। अरे कुछ तो बताइए ना आप इस चुनाव में, आप अपनी देन क्या है बंगाल के लिए ये बताइए। आप सिर्फ लेना जानते हैं, लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, और सबसे बड़ी जो आपकी जिस चीज में आपकी मास्टरी है, आप हिंसा फैलाना चाहते हैं, कम्युनल हिंसा फैलाने में आप लोग माहिर होते हैं। लेकिन
विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आपके किसी नेता ने अभी तक कुछ बोला हो तो बताएं ना। आप दूसरों की बुराई करना जानते हैं। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर ये नजर आया, आपने चारों स्क्रीन में देखा, चारों नेता मौजूद थे। प्रियंका बीजेपी से थी, अनुज कांग्रेस से थे, सुनील साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे वामपंथियों को, और बादल साहब टीएमसी से थे। आपने स्क्रीन में बहुत अच्छे से देखा और मुझे लगता है कि आज पूरे देश को जवाब मिल गया होगा, मुझे भी जवाब मिल गया होगा। जिस प्रवक्ता ने जैसा बोला और यहां पर जो चित्रण हुआ, बंगाल का विधानसभा चुनाव ठीक वैसा ही होने वाला है और बीजेपी बनाम अदर्स होने वाला है। इन सबके बीच टीएमसी अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करेगी, और सुनील साहब इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है बंगाल की जनता पलटकर एक बार घूम कर देखे कि कहीं ना कहीं कोई है जो छूट गया है। तो कुल मिलाकर आज हमें जवाब मिलने की कोशिश हुई है, जवाब भी मिला है, देश को भी मिला है। भले ही ये आरोप लगते रहे हों पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर कि उसका रक्त चरित्र जैसा दशकों पहले था, आज भी वैसा ही बना हुआ है, और इस बार का विधानसभा चुनाव भी करीब करीब ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।